नमस्कार, डीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा और आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे चीन से अमेरिका के 13 राज्यों में फैले कोरोना के सबसे घातक वेरिएंट की। जानेंगे क्या ईरान इजराइल जंग अब पुतिन वर्सेस ट्रंप हो गई है। जानेंगे तख्ता पलट के बाद शेख हसीना को पहली बार बांग्लादेश में मिली कौन सी बड़ी राहत। जानेंगे कि क्या चीन में एक मंच पर दिखेंगे भारत और पाकिस्तान। और बुलेटिन के आखिर में जानेंगे शहाबुद्दीन के गढ़ से पीएम ने भरी हुंकार, पर क्या लालू के दुर्ग को भेद पाएगी बीजेपी। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। दिल्ली में तेज रफ्तार ऑडी ने बाइक सवार परिवार को मारी टक्कर, पति पत्नी और बच्ची घायल। संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, 10 दिन के अंदर सरकारी जमीन पर बनी 3 मस्जिदें हटाई। सीएम मोहन यादव की सुरक्षा में हुई चूक, काफिले में घुसी काली गाड़ी, पुलिस को देख भागा युवक। महाराष्ट्र के वाशिम में 2 गुटों के बीच जमकर बवाल, हुई पत्थरबाजी और चली तलवारें। गाजियाबाद में हत्या के आरोपी ने पुलिस पर चलाई गोली, जवाबी गोलीबारी में बदमाश घायल। दिल्ली से मुंबई जा रही बस में पकड़ी गई नाइजीरियन महिला, तलाशी में 5 करोड़ की ड्रग्स बरामद। गुजरात में एक्सीडेंट में चली गई बेटे की जान, परिजनों ने अंतिम संस्कार में साथ दफना दी उसकी फेवरेट बाइक। मवेशी चराते समय 4 बच्चों पर गिरी आकाशीय बिजली, सभी की मौत, यूपी के कौशांबी की घटना। रथ यात्रा 2025 को देखते हुए गोंडिया से खुर्दा रोड के बीच जगन्नाथ भक्तों के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेन। गुजरात महाराष्ट्र में भारी बारिश, घरों दुकानों में भरा पानी, यूपी में बिजली गिरने से 10 की मौत। एयर इंडिया की आज 8 फ्लाइट्स हुई कैंसिल, वजह ऑपरेशन और मेंटेनेंस। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद 9 दिन में 84 उड़ानें रद्द। ये तो थी हेडलाइंस, अब चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबरों की ओर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में कोविड-19 के एक्टिव मामलों की संख्या शुक्रवार को 5,976 रह गई। एक दिन पहले एक्टिव मामलों की यही संख्या 6,483 थी। कई राज्यों में दैनिक संक्रमण में गिरावट देखी जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 3 मौतें हुई। स्वास्थ्य अधिकारियों ने ओमिक्रॉन के 2 सब वेरिएंट NV1.1.8 और LF.7 की पहचान की, और ये दोनों ही JN.1 वेरिएंट के म्यूटेशन हैं, जो अभी कोरोना के मामलों में वृद्धि का कारण है। हालांकि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR के वैज्ञानिकों ने संकेत दिया है कि ये नए स्ट्रेन पहले के ओमिक्रॉन की तुलना में बीमारी की गंभीरता को नहीं बढ़ा रहे हैं। ये नया वेरिएंट निम्बच क्या है, कितना खतरनाक है और इसके लक्षण क्या है, इस बारे में भी जानना काफी जरूरी है ताकि इससे सतर्क रहा जा सके। आपको बता दें कि अमेरिका की बात करें तो यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के अनुसार NV.1.8.1 पहले से ही 7 जून तक नए कोविड-19 मामलों के लगभग 1/3 मामले इसी वेरिएंट के हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन शेयरिंग ऑल इन्फ्लुएंजा डेटा के अनुसार निम्बच वेरिएंट कम से कम 13 अमेरिकी राज्यों में पाया गया है। NV.1.8.1 नामक इस वेरिएंट को चीन और कई अन्य एशियाई देशों में कोविड-19 के फिर से उभरने का कारण माना गया। यूरोप के विशेषज्ञ वहां मामलों में संभावित वृद्धि की भविष्यवाणी कर रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक नया वेरिएंट निम्बस को ऑफिशियली रूप से NV.1.8.1 के नाम से जाना जाता है। ये वेरिएंट वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया, यूके और वर्जीनिया जैसे कई अमेरिकी राज्यों में
पाया गया है। इसे रेजर ब्लेड थ्रॉट नाम से भी जाना जा रहा है क्योंकि ये गले में दर्दनाक खराश पैदा कर सकता है और भारत में डॉक्टरों का कहना है कि भारत में भी कुछ मरीजों में ये लक्षण देखे जा रहे हैं। निम्बज के लक्षण भी वैसे तो अन्य वेरिएंट्स की तरह ही है, लेकिन कुछ मरीजों में एलर्जी जैसे लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि भरी हुई और बहती नाक। दूसरों को सर्दी जुकाम या फ्लू जैसे लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि बुखार, गले में खराश, थकान, सिर दर्द और मांसपेशियों या शरीर में दर्द। वहीं कुछ लोगों को खांसी और सांस लेने में कठिनाई हो सकती है, मतली उल्टी भी हो सकती है। हालांकि इस वेरिएंट ने रेजर ब्लेड थ्रॉट नाम का एक दर्दनाक लक्षण भी पैदा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मरीजों ने इस लक्षण की तुलना आपके गले में रेजर ब्लेड फंसने से की है। ईरान इजराइल जंग का अंजाम क्या होगा, ये तय करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्ते की समय सीमा ले ली है। अमेरिका की ओर से दिया गया ये हफ्ते का विंडो ट्रंप की रणनीतिक देरी है ताकि वे सभी विकल्पों का मूल्यांकन कर सके। ये समय सीमा एक तरह से वार्ता और कूटनीति के लिए जगह दे रही है, जबकि सैन्य हस्तक्षेप का विकल्प खुला रखा गया है। बता दें कि व्हाइट हाउस ने गुरुवार को कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 हफ्तों के भीतर ये फैसला लेंगे कि अमेरिका को ईरान पर सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं। ऐसे समय में जब इजराइल ईरान के साथ लड़ाई में निर्णायक बढ़त बना चुका था, इजराइल ईरान के शीर्ष मिलिट्री नेतृत्व को खत्म कर चुका था। इजराइल का ईरान के एरियस प्लेस पर भी लगभग पूर्ण कब्जा हो गया था। ईरान के टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे जा चुके थे। ऐसे नाजुक मोड़ पर ट्रंप प्रशासन का ये बयान देना ये बताता है कि ईरान इजराइल जंग में अमेरिका की एंट्री इतनी भी आसान नहीं है। इस फैसले को लेकर ट्रंप पर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव है। ट्रंप प्रशासन ने यह बयान तब जारी किया है जब राष्ट्रपति कुछ ही घंटे पहले ईरान को अल्टीमेटम दे रहे थे और ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई को बिना शर्त सरेंडर करने को कह रहे थे। ट्रंप ने तब स्पष्ट धमकी भरे टोन में कहा था कि अमेरिका को ठीक ठाक पता है कि ईरान का सुप्रीम लीडर कहां छिपा है, उसे आसानी से निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन अमेरिका अभी ऐसा नहीं करने वाला है। लेकिन ईरान को इजरायली नागरिकों और अमेरिकी सेनाओं पर हमला करने की भूल नहीं करनी चाहिए। लेकिन गुरुवार को व्हाइट हाउस ने जारी किया गया बयान काफी हैरानी भरा था। इजराइल ईरान जंग की शुरुआत में रूस का रुख पहले तो संयमित रहा, लेकिन ट्रंप की बयानबाजियों के बाद रूस ने अपना रुख बदल लिया। रूसी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है और मध्य पूर्व में तनाव को बढ़ा रहे हैं। पुतिन ने साफ कहा कि अमेरिका ईरान पर हमला ना करे वरना एटमी तबाही निश्चित है। रूस से उप विदेश मंत्री सेंट पीटर्सबर्ग की एक आर्थिक फोरम में साफ साफ लफ्जों में अमेरिका को इस जंग से दूर रहने की सलाह दी है। तख्ता पलट के बाद पहली बार शेख हसीना को बांग्लादेश में बड़ी राहत मिली है। हसीना को मुकदमा लड़ने और अपना पक्ष रखने के लिए बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण 1 ने एक वकील मुहैया कराया है। वरिष्ठ वकील अमिनुल गनी अब हसीना का पक्ष रखेंगे। बांग्लादेश में हसीना के खिलाफ कुल 100 मुकदमे दर्ज है। उन पर भ्रष्टाचार और नरसंहार के गंभीर आरोप हैं। अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन के बाद शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ था। साल 2008 में शेख हसीना ने बांग्लादेश की सत्ता संभाली थी। हसीना पर सरकार में रहने के दौरान विरोधियों को कुचलने और भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे। अमिनुल गनी की गिनती बांग्लादेश के शीर्ष वकीलों में होती है। आपको बता दें कि शेख हसीना की सरकार के वक्त कोर्ट में गनी की तूती बोलती थी। उन्हें अपराध मामलों के वरिष्ठ वकील भी माना जाता है। गनी अगर सही तरीके से हसीना का पक्ष रखते हैं तो सरकार का प्रोपेगेंडा कोर्ट में ध्वस्त हो सकता है। अब तक बांग्लादेश की कोर्ट लगातार बिना हसीना का पक्ष सुने ही फैसला सुना रही थी। अब ऐसा नहीं होगा। गनी दलील रखेंगे तो उसे सुनना होगा। तुरंत अब कोर्ट फैसला नहीं सुना पाएंगे। मामला अगर आगे के लिए लटकता है तो यूनुस सरकार पर सवाल उठेंगे। यूनुस ने चुनाव से पहले ही शेख हसीना को दोषी ठहराने का प्रण ले रखा है, लेकिन अब जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण फैसला ले रही है उससे ये आसान नहीं दिख रहा है। बांग्लादेश में फरवरी 2026 में आम चुनाव प्रस्तावित हैं। तख्ता पलट के बाद शेख हसीना परिवार पर
लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। हसीना की बहन, बेटे और भतीजी ट्यूलिप सिद्दीकी पर बांग्लादेश की एटीएस की सख्त कार्रवाई जारी है। मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ हसीना परिवार की संपत्ति भी लगातार जब्त की जा रही है। अब तक जिन संपत्तियों को जब्त किया गया है वे सभी बांग्लादेश में ही हैं। जिस मामले में शेख हसीना को बचाव पक्ष का वकील मिला है वो मामला कोर्ट की अवमानना से जुड़ा है। यूनुस सरकार का कहना है कि हसीना ने नेताओं से फोन पर बातचीत में कोर्ट के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। बातचीत के सारे सबूत सत्य है। इस पर कोर्ट ने कहा कि क्या आपने कानून के मुताबिक इस केस में न्याय मित्र का चयन किया है? क्या आपने बचाव पक्ष को वकील मुहैया कराया है? इस पर यूनुस सरकार के वकील बगल झांकने लगे। कोर्ट ने कहा कि तुरंत इन सभी की नियुक्ति हो, फिर हम केस को आगे सुनेंगे। कोर्ट ने वरिष्ठ वकील मस्ती हुज्जमा को न्याय मित्र नियुक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अगले हफ्ते चीन का दौरा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक में हिस्सा बनने के लिए चीन जाएंगे। अब इस बैठक के दौरान राजनाथ सिंह की अपने चीनी काउंटर पोर्ट एडमिरल डोंग जुन के साथ द्विपक्षीय बातचीत होने की भी संभावना है। जहां भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे तो वहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी इस SCO बैठक में शामिल होने वाले हैं। राजनाथ सिंह ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहली यात्रा कर रहे हैं। 25 से 27 जून तक वो किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन का हिस्सा बनेंगे। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और चीन व्यापार, यात्रा और संवाद की बहाली के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं। ये किसी भी भारतीय मंत्री का 7 साल बाद चीन का पहला दौरा होगा। इससे पहले अप्रैल 2018 में उस समय की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज चीन के दौरे पर गई थी। बता दें कि इसी के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के दौरे पर जा रहे हैं। भारत और चीन के बीच ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हो गई है। बता दें डेपसांग और डेमचौक में पेट्रोलिंग हो रही है। भारत और चीन के बीच पिछले कुछ समय से हालात खराब हो गए थे। इसके बाद अब दोनों देशों के रिश्ते फिर से पटरी पर आ रहे हैं। दोनों देश एक बार फिर सीमा पर तनाव कम करने और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के लिए बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले लाओस में राजनाथ सिंह ने ATMM+ शिखर सम्मेलन में चीन के रक्षा मंत्री एडमिरल डोंग जून के साथ बैठक की थी। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीनी उप विदेश मंत्री सुन वेईदोंग के बीच दिल्ली में हाल ही में हुई वार्ता के दौरान भारत ने चीन की SCO अध्यक्षता के लिए अपना समर्थन दोहराया था। बिहार विधानसभा चुनाव का भले ही औपचारिक ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सियासी समीकरण सेट होने लगे हैं। पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार के दौरे पर पहुंच रहे हैं, जहां विकास की सौगात देने के साथ साथ सियासी माहौल बनाने की कवायद करेंगे। पीएम मोदी शुक्रवार को शहाबुद्दीन के गढ़ रहे सीवान से चुनावी हुंकार भर रहे हैं, जहां से सिर्फ सीवान ही नहीं बल्कि सारण और गोपालगंज की सीटों का दांव भी चलेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि आरजेडी प्रमुख लालू यादव के मजबूत दुर्ग माने जाने वाले बिहार के सारण मंडल की सियासी तस्वीर बीजेपी बदल पाएगी। पीएम मोदी शुक्रवार से अपने 2 दिन के दौरे में बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में जाएंगे। प्रधानमंत्री पहले दिन बिहार और उसके बाद ओडिशा में कई विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे तो शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आंध्र प्रदेश में सामूहिक योग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। पीएम मोदी का बिहार दौरा काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए बिहार की सत्ता में है और उसे बचाए रखने की कवायद में पीएम मोदी जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 5वीं बार शुक्रवार को बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं और लोकसभा चुनाव के बाद उनका छठा और 20 दिन में ये दूसरा दौरा है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की धरती सीवान से चुनावी हुंकार भरेंगे। सीवान से 5,736 करोड़ रुपए की 22 विकास परियोजनाओं का पीएम मोदी शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। इस दौरान पाटलिपुत्र जंक्शन और गोरखपुर के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बताते चले कि पीएम मोदी बिहार में 500 मेगावाट क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की आधारशिला रखेंगे और साथ ही 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जलापूर्ति, स्वच्छता और एसटीपी की सौगात देंगे।
पीएम मोदी बिहार में पीएम आवास योजना के 53,600 से अधिक लाभार्थियों को पहली किश्त जारी करेंगे। साथ ही 6,684 शहरी गरीब परिवारों को पक्के मकान की चाबी सौंपकर गृह प्रवेश भी कराया जाएगा। इस तरह विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने बिहार के अपने खजाने का द्वार खोल दिया है। बिहार को विकास की सौगात देने के साथ साथ पीएम मोदी सीवान जिले के जसौली गांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस तरह पीएम मोदी सीवान ही नहीं, सारण प्रमंडल के सभी जिले सारण, सीवान और गोपालगंज को साधते हुए नजर आएंगे। केंद्र में एनडीए सरकार के तीसरी बार सत्ता में आने के बाद पिछले 9 महीनों में ये प्रधानमंत्री का छठा बिहार दौरा होगा। इससे पहले वे दरभंगा, जमुई, भागलपुर, झंझारपुर और विक्रमगंज का दौरा करके सियासी माहौल बनाने का काम कर चुके हैं और अब सीवान से सारण बेल्ट को साधने की कवायद मानी जा रही है, जो लालू यादव का गढ़ माना जाता है। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए DBN TV न्यूज़ के साथ।